नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण IFPS क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ इतिहास विषय के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मुगलकालीन स्थापत्य कला पर चर्चा करेंगे। मुगलकालीन स्थापत्य कला भारतीय कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। सभी परीक्षाओं में यह अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करता है। इसका महत्व सभी परीक्षाओं में देखने को हमें मिलता है। तो यह एक महत्वपूर्ण आज का वीडियो होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मुगलकालीन स्थापत्य कला की। मुगलकालीन स्थापत्य कला अपने बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण द्वितीय क्लासिकल युग कहा जाता है। मुगल काल को स्थापत्य कला के रूप में द्वितीय क्लासिकल युग कहा जाता है। मुगलकालीन जो स्थापत्य कला है हमें कई देशों का समन्वय से देखने को मिलता है। इसमें विदेशी, मध्य एशिया के देश और भारतीय शैली का मिश्रण हमें यहाँ देखने को प्राप्त होता है। भारतीय शैली में बुद्ध शैली हमें देखने को मिलती है अकबरकालीन इमारतों में। वहीं गुजरात शैली, दक्षिण भारतीय शैली भी हमें देखने को मिलती है। अतः स्थापत्य में कई प्रकार की शैलियाँ हमें देखने को प्राप्त होती हैं। मुगलकालीन स्थापत्य की शुरुआत बाबर से होती है, क्योंकि बाबर मुगल काल का संस्थापक है। बाबर के द्वारा एक मस्जिद का निर्माण किया जाता है संभल में। उस मस्जिद का नाम है जामी मस्जिद। संभल में एक मस्जिद जामी मस्जिद का निर्माण कराता है। वहीं नूर ए अफगान बाग का निर्माण भी बाबर के द्वारा कराया जाता है। यह बाग दो जगह स्थापित करता है। कहाँ? एक आगरा में और दूसरा काबुल में। तो काबुल में नूर ए अफगान बाग पे ही इसकी समाधि कब्र बनती है, यहीं इसको दफना दिया जाता है। तो नूर ए अफगान बाग, यह बाग बाबर के द्वारा निर्मित किया गया है, बाबरकालीन है। और संभल का जामी मस्जिद, यह बाबरकालीन एक बहुत महत्वपूर्ण निर्माण कार्य बाबर के द्वारा किया गया है। स्थापत्य का पहला उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है मुगलकालीन। वहीं हुमायूं ने 1533 ईस्वी में एक नए नगर की स्थापना की थी, दीन ए पनाह नगर। कौन सा नगर है? एक नया नगर बनाया था, दीन ए पनाह नगर। इसे पुराना किला कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराना किला। तो पुराने किले का निर्माण किसने करवाया? यह हुमायूं के द्वारा कराया गया था 1533 ईस्वी में। वहीं हुमायूं के बाद आता है अकबरकालीन स्थापत्य कला। अकबरकालीन स्थापत्य कला बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम अकबर काल में बनी हुई पहली इमारत पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि हुमायूं के अकबर के पिता की है। हुमायूं का किला किसकी है? यह हुमायूं का किला है। यह अकबरकालीन पहली इमारत है। हुमायूं का किला अकबरकालीन पहली इमारत है। इसका निर्माण कराया था हाजी बेगम ने। हाजी बेगम कौन थी? हुमायूं की पत्नी थी। हाजी बेगम को बेगा बेगम भी कहा जाता है। बेगा बेगम भी कहा जाता है हाजी बेगम को। इन्होंने ये हुमायूं के किले के निर्माण 1565 ईस्वी में करवाया था, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तब इनकी विधवा ने यह हुमायूं का किला बनवाया था। यह अकबरकालीन पहली इमारत कही जाती है। यह हुमायूं का किला 4 बाग शैली में स्थापित बना हुआ है। 4 बाग शैली में निर्मित यह इमारत है। यह इमारत दोहरे गुंबद से बनी हुई है। दोहरे गुंबद से बनी हुई है। और इस गुंबद में, जो गुंबद है, इसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है। संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो यह दोहरे गुंबद से बनी एक इमारत है, मकबरा है हुमायूं का। और इस गुंबद में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इस हुमायूं के किले को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। हुमायूं के किले में मुगलकालीन बहुत से शवों को दफनाया गया है। बहुत अधिक शवों को दफनाया गया, जिसमें हुमायूं भी यहाँ दफन है। तो यह हो गया अकबरकालीन पहली इमारत, जो कि हुमायूं का किला है, जिसको हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। चलिए अब आते हैं, अकबर ने एक किले का निर्माण कराया था आगरा में। आगरा का किले के निर्माण कब करवाया था, यह जान लेते हैं। आगरा का किला किसने बनाया था? यह अकबर के द्वारा निर्मित है।
क्योंकि हम लोग अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, अकबरकालीन स्थापत्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आगरा में किला बनाया था किसने? अकबर ने बनाया था। यह 1565 ईस्वी से 1573 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ था। 1565 से 1573 तक इसका निर्माण हुआ था। अब आगरा के किले में केवल जहांगीरी भवन और अकबरी भवन ही शेष बचा हुआ है। आगरा के किले में जहांगीरी भवन और अकबरी भवन ही शेष बचा हुआ है और सब नष्ट हो चुका है। अब आइए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को 1570 और 71 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। किसको? फतेहपुर सीकरी को। फतेहपुर सीकरी में उसने जो निर्माण कार्य किए थे उसको दो भागों में बांटा गया है, एक धार्मिक और एक लौकिक। तो फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाते हैं अकबर महोदय, और यहां पर दो प्रकार के निर्माण कार्य हमें देखने को मिलते हैं। एक धार्मिक स्थापत्य हमें देखने को मिलेगा और लौकिक स्थापत्य वास्तु हमें देखने को प्राप्त होती है। धार्मिक निर्माण कार्य में यह जामा मस्जिद की निर्माण करते हैं। कहां पे? फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद बनाते हैं। तो यह जामा मस्जिद फतेहपुर का गौरव कहा जाता है। क्या होता है? यह फतेहपुर का गौरव कहा जाता है। इस जामा मस्जिद को, जो कि अकबर के द्वारा बनाया गया है, इसे फतेहपुर का गौरव कहा जाता है। लौकिक निर्माण कार्य में हमें दीवान आम दिख जाता है। आगरा में दीवान आम का निर्माण करते हैं अकबर। दीवान ए खास, दीवान आम में वह जनसभा करते हैं आम लोगों के साथ, और वहीं दीवान खास में वह खास मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं। तो दीवान आम और दीवान खास का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। अब आइए कुछ अकबरकालीन और निर्माण कार्य देखते हैं स्थापत्य कला में। सबसे पहले जोधा बाई का महल, उसके बाद पंचमहल, बीरबल का महल, तुर्की सुल्ताना का महल। किसका महल? तुर्की सुल्ताना का महल। तो यह सब निर्माण कार्य, जोधा बाई का महल, पंचमहल, बीरबल का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, यह सब अकबर के कालीन निर्मित स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण हैं। अब आइए, जोधा बाई के महल में अकबरकालीन जोधा बाई का महल सबसे बड़ा महल है। अकबरकालीन जोधा बाई का महल सबसे बड़ा महल है। यह किन किन शैलियों का मिश्रण है? इसमें जो अलंकरण किया गया है जोधा बाई महल में, सजावट की गई है, अलंकरण किया गया है, यह दक्षिण भारत शैली से अलंकरण किया गया है। इसमें दक्षिण भारत की शैली ली गई है सजावट करने के लिए, अलंकरण करने के लिए। वहीं इसमें जो स्थापत्य हुआ है जोधा बाई महल में, वह गुजराती शैली से लिया गया है। तो सजावट करने अर्थात अलंकरण करने के लिए हमें दक्षिण भारत की शैली यहां देखने को मिलती है जोधा बाई के महल में। वहीं स्थापत्य अर्थात निर्माण करने के लिए हमें गुजराती शैली यहां देखने को मिलती है। या जोधा बाई महल अकबरकालीन सबसे बड़ा महल है। अब आइए पंचमहल, इसमें यह पिरामिड के आकार का है। पंचमहल पिरामिड के आकार का है। पहली बात, पिरामिड के आकार का है। इसमें हमें बौद्ध शैली के का समन्वय देखने को मिलता है। जो बीरबल का महल है, यह हिंदू शैली का समन्वय देखने को मिलता है, हिंदू शैली। वहीं तुर्की सुल्ताना का महल जो है, इसको कहा गया है, तुर्की सुल्ताना का महल को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। पर्सी ब्राउन महोदय ने तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा है। स्थापत्य कला का मोती। अगर प्रश्न पूछा गया किसने इस तुर्की सुल्ताना के महल को पर्सी ब्राउन स्थापत्य कला का मूर्ति कहा है, तो पर्सी ब्राउन महोदय ने कहा है। तो तुर्की। अब आइए, अकबर द्वारा अपनी जो विजय की गई थी, बहुत अधिक विजय उसने की थी। 1601 तक वह विजय करता रहा। उत्तरी भारत राज्यों को जीता, दक्षिण भारत राज्यों को जीता। अपनी सभी विजयों को चिर स्थायी करवाने के लिए उसने 1602 ईस्वी में उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसने?
अकबर के द्वारा 1602 ईस्वी में अपनी विजयों को चिरस्थायी बनाने के लिए यह जामा मस्जिद का बुलंद दरवाजा क्या है? जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। क्या है यह? जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। वहीं जामा मस्जिद की ऊंचाई सीढ़ियों के साथ 176 फीट है। सीढ़ियां लेकर इसको 176 फीट है। वहीं अगर सीढ़ियां हटा दी जाएं तो 134 फीट है। किसकी? बुलंद दरवाजे की ऊंचाई 176 फीट सीढ़ियों के साथ इसकी ऊंचाई है। वहीं 134 फीट इसकी सीढ़ियों के रहित है ऊंचाई। वहीं बुलंद दरवाजा में ईरानी शैली का समन्वय हमें देखने को मिलता है। ईरानी शैली हमें का समन्वय इस बुलंद दरवाजे में देखने को मिलता है। बुलंद दरवाजे की क्या विशेषता है? बुलंद दरवाजा जो है यह अर्ध गुंबद शैली में बना हुआ है। अर्ध गुंबद शैली में बना हुआ है यह बुलंद दरवाजा। चलिए अब अकबर कालीन हमने कुछ इमारतें देख ली, महल देख लिए। अब आइए अकबर के बाद जहांगीर कालीन कुछ इमारतों पर चर्चा कर लेते हैं। जहांगीर चूंकि चित्रकला का बहुत प्रेमी था, परंतु कुछ छोटे मोटे निर्माण कार्य हुए हैं। जहांगीर की पत्नी के द्वारा हुए हैं और जहांगीर के द्वारा भी थोड़ा बहुत हुआ है। चलिए इस पर चर्चा करते थे। चूंकि जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था, उसने चित्रकला का विकास काफी किया था। स्थापत्य कला में उसकी ज्यादा रुचि नहीं थी। तो जहांगीर काल में अकबर का मकबरा सबसे पहले को देखने को मिलता है। अकबर का मकबरा। अकबर के मकबर की यह विशेषता है क्या? यह विशेषता यह है कि यह अकबर के समय बनना प्रारंभ हुआ था, लेकिन जहांगीर के समय यह बनकर पूर्ण हुआ। 1500 अकबर की मृत्यु के बाद 1615 ईस्वी में यह बन के तैयार हो गया था। 1613 ईस्वी तक यह बन गया था। तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। यह अकबरकालीन मकबरा जो है इसमें गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है। पहली विशेषता यह है कि अकबर के मकबरे में गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें जो बौद्ध शैली है उसका भी प्रयोग किया गया है। अकबर के मकबरे में बौद्ध शैली का प्रयोग किया गया है, गुंबद का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। यह अकबर का जो मकबरा है 5 मंजिल है, 5 मंजिल बना है। यह लाल पत्थरों से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर। आगरा का जो किला है वह भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था, है ना। अभी अकबर कालीन कुछ निर्माण कार्य भूल गए हैं, अभी उस पर चर्चा कर लेंगे। पहले इस पर चर्चा करते हैं। 5 मंजिल बना है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। परंतु 5वीं जो मंजिल है, ऊपरी 5वीं मंजिल जो है उस पे संगमरमर का प्रयोग हुआ है। संगमरमर 5वीं मंजिल में संगमरमर का प्रयोग हुआ है। वहीं 4 जो गुंबद बने हुए हैं, मीनारें बनी हुई हैं, 4 मीनारें बनी हुई हैं अकबर के मकबरे में, उसमें भी संगमरमर का प्रयोग हुआ है। परंतु यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक बहुत अच्छा मकबरा है, अकबर का मकबरा। तो यह अकबर का मकबरा जहांगीर कालीन मकबरा कहलाता है। अकबर कालीन इमारतों में कुछ छूट गया था। 1585 ईस्वी में अकबर ने एक किले का निर्माण करवाया था। किसका किला था? 1585 और 1590 ईस्वी में। 1590 में इलाहाबाद का किला बनाया था। वहीं 1585 में लाहौर का किला यह छूट गया था, अभी हमसे इसको रिकॉल कर लिया हमने। 1585 में लाहौर का किला और 1590 ईस्वी में इलाहाबाद का किला बनाता है। वहीं 1570 ईस्वी में जौनपुर का शाही पुल बनाता है। 1570 ईस्वी में जौनपुर का शाही पुल बनाया जाता है अकबर के द्वारा। अकबरकालीन यह महत्वपूर्ण स्थापत्य के उदाहरण है। चलिए अकबरकालीन मकबरा हो गया। अब आइए एतमादुद्दौला का मकबरा। जहांगीर कालीन एतमादुद्दौला का मकबरा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। यह जहांगीर कालीन मकबरा है।
इस पर एतमादुद्दौला का मकबरा जो है वह संगमरमर द्वारा निर्मित है, संगमरमर से यह निर्मित है। इसमें सबसे पहले पेट्रा डोरा का प्रयोग किया गया है। पेट्रा डोरा का प्रयोग किया गया है एतमादुद्दौला मकबरा में। यह संगमरमर द्वारा निर्मित एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, पेट्रा डियोरा। तो पेट्रा डोरा का प्रयोग सबसे पहले कहां किया गया है? एतमादुद्दौला के मकबरे में। यह सब मकबरा संपूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा निर्मित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर काल में कश्मीर का जो बाग है, कौन सा बाग कहा जाता है? शालीमार बाग। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर कालीन स्थापत्य का उदाहरण है। तो शालीमार बाग सबसे पहले जान लीजिए कहां पर है। यह कश्मीर में है। शालीमार बाग चारबाग शैली में स्थित है, यह द्वारा निर्मित है, चारबाग शैली से निर्मित है शालीमार बाग। यह जहांगीर कालीन स्थापत्य का उदाहरण है। आइए, जहांगीर कालीन निर्माण कार्य देख लिया, अब आते हैं शाहजहां कालीन निर्माण कार्य पर चर्चा करते हैं। शाहजहां काल का शासनकाल वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता था। शाहजहां ने कौन कौन से निर्माण कार्य किए थे? आगरा में कुछ निर्माण कार्य किए थे। चलिए आगरा पर चर्चा करते हैं। आगरा में दीवान एक खास का निर्माण किया था। वहीं आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किया था शाहजहां के द्वारा। हम इस समय शाहजहां के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? शाहजहां की स्थापत्य कला। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में किया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। एक मोती मस्जिद दिल्ली में भी बनी हुई है। इसका निर्माण किसने किया था? औरंगजेब के द्वारा किया था। वो आगे पढ़ेंगे हम। वहीं नगीना मस्जिद, यह भी आगरा में है। नगीना मस्जिद, इसका निर्माण भी शाहजहां के द्वारा किया गया था। मुसम्मन बुर्ज, तो मुसम्मन बुर्ज का निर्माण भी आगरा में शाहजहां के द्वारा किया गया था। मुसम्मन बुर्ज का भी निर्माण किया था। अब आइए, शाहजहां ने और क्या किए थे? शाहजहां ने एक नए नगर का निर्माण किया था जिसको शाहजहानाबाद कहा जाता है। यह दिल्ली में स्थित है। शाहजहानाबाद। इसका निर्माण कार्य इसने 1638 ईस्वी में प्रारंभ किया था और यह 1648 ईस्वी में बन के तैयार हुआ। जब 1648 में शाहजहानाबाद बन के तैयार हुआ तो शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बना लेता है। आगरा से हटाकर यह शाहजहानाबाद को अपनी क्या बना लेता है? राजधानी। ये देखिए, राजधानी इसने बना ली 1648 ईस्वी में। जो शाहजहानाबाद है, इसकी विशेषता यह है, क्या विशेषता है? यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। पूरा का पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो इसे लाल किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली का लाल किला कहा जाता है। इसका जो वास्तुकार था, शाहजहानाबाद लाल किला का जो वास्तुकार था हमीद अहमद था। शाहजहानाबाद का वास्तुकार हमीद अहमद, यह वास्तुकार था। तो यह बात हो गई शाहजहानाबाद की। अब आगे देखते हैं और क्या निर्माण कार्य किया था। जामा मस्जिद का निर्माण किया था। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसकी विशेषता यह है कि यह ऊंची मीनारें, इसमें ऊंची मीनारें हैं, बड़ा दरवाजा है, इसमें ऊंची मीनारें हैं, बड़ा दरवाजा है। यह विशेषता है जामा मस्जिद की। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसमें बड़ा गुंबद भी प्रयोग किया गया है। दरवाजा ऊंचा दरवाजा है और बड़ा गुंबद है।
तो यह इसकी विशेषता हो गई जामा मस्जिद की। यह दिल्ली में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है जामा मस्जिद। इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। इस शाहजहां की सबसे विशेष कृति कौन सी है, इस पर चर्चा करना है। इस पर चर्चा करने से पहले एक प्रश्न है कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, ये कहाँ लिखा हुआ है? दुनिया में कहीं स्वर्ग है, कहीं है तो यह यहीं पर है, यहीं पर है। यह लिखा है दीवाने खास में। दीवाने खास में यह पंक्ति उकेरी गई है कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। वहीं मयूर सिंहासन, जो मयूर सिंहासन है वह दीवाने आम में रखा हुआ था शाहजहां काल में। शाहजहां मयूर सिंहासन का प्रयोग करता था, दीवाने आम में रखा हुआ था यह। तो अब आइए शाहजहां कालीन सबसे इंपॉर्टेंट कृति ताजमहल पर आते हैं। ताजमहल सफेद संगमरमर का प्रयोग करके इसका निर्माण किया गया है। सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अपनी पत्नी की याद में मुमताज महल, अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में, मुमताज महल की मृत्यु कैसे हो गई थी? प्रसव पीड़ा के बाद, जब उनका 14वां बच्चा पैदा हो रहा था मुमताज महल का, तब इनकी प्रसव से इनकी मृत्यु हो जाती है। और अपनी पत्नी की याद में यह ताजमहल, जो कि प्रेम का प्रतीक है, इसका निर्माण करते हैं। कुल 22 वर्ष लगते हैं ताजमहल के निर्माण में। और इसका वास्तुकार जो होता है उसका नाम इंपॉर्टेंट है, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, यह आप लोग लिख लीजिए, उस्ताद अहमद लाहौरी इसका वास्तुकार, लाहौरी इसका वास्तुकार है। और इसका जो मिस्त्री है उस्ताद ईसा, उस्ताद ईसा इसका मिस्त्री है। उस्ताद अहमद लाहौरी जो है इसका जो वास्तुकार है, इसको एक उपाधि देता है कौन? शाहजहां। नादिर उर असरार की उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा, ताजमहल के निर्माण में। तो 22 वर्षों लगते हैं इसको निर्माण करने में। सफेद संगमरमर से इसका को बनाया गया है। वहीं बीए स्मिथ महोदय ने ताजमहल को देखकर यह वर्णन किया गया है कि यह भारतीय और यूरोपीय स्थापत्य का अद्भुत मिश्रण है। भारतीय और यूरोपीय स्थापत्य का अद्भुत मिश्रण ताजमहल को बीए स्मिथ महोदय द्वारा कहा गया है। अब आइए औरंगजेब कालीन कुछ स्थापत्य पर चर्चा करके आज के कार्यक्रम को खत्म करते हैं। औरंगजेब ने क्या क्या निर्माण करवाया था? सबसे पहले मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि कहां पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। एक मोती मस्जिद हम पढ़ चुके हैं जो कि आगरा में स्थित है, यह दिल्ली में स्थित है। जहां आरा का मकबरा, किसका मकबरा? जहां आरा का मकबरा, यह भी दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में किसने बनाया? औरंगजेब महोदय ने बनाया। तो मोती मस्जिद दिल्ली में, जहां आरा का मकबरा। वहीं बादशाही मस्जिद इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। बादशाही मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया? यह हमारे औरंगजेब महोदय के द्वारा बनाया गया था। बादशाही मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। यह कहां पे स्थित है? लाहौर में स्थित है। अब आइए इंपॉर्टेंट, औरंगजेब ने एक ताजमहल बनाई थी जिसे ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है। ताजमहल अपनी पत्नी की याद में, राबिया उद दौरानी इनकी प्रिय पत्नी थी, राबिया दुरानी की याद में राबिया दुरानी का मकबरा बनाते हैं। यह क्या बनाते हैं? राबिया दुरानी का मकबरा बनाते हैं। इस मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताजमहल की फूहड़ नकल। पूरा डिजाइन ताजमहल की तरह होता है, लेकिन जो ताजमहल में प्रस्तुति हमको देखने को मिलती है वह राबिया दुरानी के मकबरे में हमको नहीं मिलती है। राबिया दुरानी का मकबरा यह बीबी का मकबरा कहा जाता है। किसका मकबरा? इसका अन्य नाम है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? यह औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद।
तो राबिया दुरानी का मकबरा, यह दक्षिण का ताज कहा जाता है, दक्षिण ताजमहल की फूहड़ नकल कही जाती है। 1678 में यह बना था। राबिया दुरानी का मकबरा 1678 ईस्वी में निर्मित हुआ था। चलिए आज के दौरानी आज के वीडियो में चलिए इतना। जय हिंद, जय भारत।